यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। वैसे ये नहीं बोलूंगा कि नया लेक्चर, ये बेसिकली जो है लास्ट लेक्चर का जो कंटिन्यूएशन के अंदर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, पेपर नंबर 1, एंटायर पेपर नंबर 1 को जो है वो रिवाइज करने के लिए उसके एमसीक्यूज हमने जो डिस्कस करने स्टार्ट किए थे। तो जो लास्ट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए। आई बटन के ऊपर जो लिंक आ जाएगा तो पहले आप उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर हम लोगों ने 5 यूनिट के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे। तो पूरा का पूरा 5 यूनिट जो है वो हमने उसके अंदर जो है कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 5 यूनिट जो हमने पहले वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो लगभग 2.5 घंटे की वो वीडियो था, उसके अंदर हमने पूरा का पूरा टॉपिक जो है वहां से जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है बात आती है रिमेनिंग 5 टॉपिक का। रिमेनिंग 5 के अंदर जो है एक तो डीआई हम आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, कि डीआई के क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो भी आपको जो है वो लिंक में डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब रह गए 4 में कौन कौन सा? एक तो बच गया जी हमारा हायर एजुकेशन, एक बच गया हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक बच गया अपना आईसीटी और एक बच गया अपना मैथमेटिकल रीजनिंग। अब ये जो 4 यूनिट हमारे पास में जो पेंडिंग रह गई, इन 4 यूनिट के एमसीक्यू जो है वो आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वाले एमसीक्यू जो है वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है और एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज्यादा इनके चांसेस है। तो पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर 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 आप इनको जो लगा के जाइएगा। इससे पहले वाली वीडियो जो है उसको भी करके जाना, और इसका कंबाइन जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो पेपर में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। ओके जी, तो आइए हम लोग जो शुरुआत करते हैं। हमारे आज स्टार्टिंग जो है वो करेंगे, आज हम कहां से, हमारे हायर एजुकेशन के क्वेश्चन से। ओके जी, लेक्चर को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग दिसंबर 2023 या 2024 में जो एंटीनेट के एग्जाम्स होने, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है इसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट के जो है वो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एम स्मार्ट एकेडमी, उसके थ्रू हम लोग जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में? सबसे पहले तो आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। पेपर 1 की सेपरेट 10 किताबें, पेपर नंबर 2 की सेपरेट 10 किताबें। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो बुक है, ये हमारा जो है वो रिसर्च का बुक है, ये हमारा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बुक है। इस तरीके से जो है वो 10 किताबें आपको पेपर नंबर 1 की, और अगर आप पेपर नंबर 2 कॉमर्स से हैं या पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट से तो 10 किताबें आपको पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की या कॉमर्स की भी मिलेंगी। तो टोटल मिला के आपको जो है वो 20 किताबें मिलेंगी। प्लस में आपको जो है वो मिलेगा जो बुक्स हैं इनके अंदर जो भी हमने स्टडी मेट यूज किया हुआ है वो सारा का सारा डिटेल में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हर यूनिट के लगभग 30 35 वीडियो लेक्चर तो आपके पेपर 1 के हैं, और लगभग 50 वीडियो लेक्चर जो पेपर नंबर 2 में है, ठीक है ना। तो ये सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। प्लस में आपको जो है वीडियो लेक्चर हो गया, किताबें हो गई हैं, प्लस रिवीजन करने के लिए सेपरेट रिवीजन का वीडियो, हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी और जो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे हायर एजुकेशन क्वेश्चन को। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइएगा हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। आज के वीडियो के अंदर जो पहला यूनिट हम उठा रहे हैं वो है अपना हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की जो है वो हम आज टोटल मिला के 33 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिल गया, कैन हैव फॉलोइंग फॉरेन फैकल्टी अप टू मैक्सिमम ऑफ। अगर मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिल गया। अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अगर आपको स्टेटस मिल जाता है तो आप जो है अपने इंस्टीट्यूट में या अपने यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरेन फैकल्टीज को जो है वो क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सेकंड। तो अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको क्या मिल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिल गया, ठीक है ना, मतलब आपको बहुत बढ़िया मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अगर स्टेटस मिल जाता है तो आप अपने टोटल जो भी स्ट्रेंथ है आपकी फैकल्टीज की, तो उसके अंदर जो है 25
25% ऑफ टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ का जो है, मतलब फैकल्टी स्ट्रेंथ का 25% आप जो है वो फॉरेन फैकल्टी को अपॉइंट कर सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। देखो द इंस्टीट्यूट, अब ये क्या है, द इंस्टीट्यूट वुड बी गिवन द फ्रीडम, अगर आपको जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अगर आप हो तो आपको एक फ्रीडम दिया गया, क्या कि आप रिक्रूट कर सकते हो फैकल्टी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब इंडिया के बाहर से जो है फैकल्टी को रख सकते हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट कितना है 25% ऑफ देयर फैकल्टी स्ट्रेंथ। अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम जो वो है क्या, अब इसको समझो थोड़ा सा। पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट करी है किसने, MHRD ने, ठीक है। इसका एम क्या था, टू प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू द ग्लोबल रिकॉग्निशन, हम हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट को उनको ग्लोबल पहचान जो है वो देना चाहते हैं, उसके लिए जो है एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन होंगे जिनको ये दर्जा मिल गया वो एंजॉय करेंगे टू कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एक तो आपको क्या मिलेगा, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलेगा कि आप अपने हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अपने हिसाब से जो है एकेडमिक सिस्टम को चला सकते हो। दे विल रिसीव स्पेशल फंडिंग, आपको स्पेशल फंडिंग मिलेगा। आगे, दिस सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू चैलेंज मेथड मोड फॉर द एम्पावर्ड कमेटी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस। अब कौन एलिजिबल है, तो बोलता है ओनली higher education institution which currently place in top 500, जिनका ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 के, मतलब ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 में आते हैं वही एलिजिबल है, या फिर टॉप 50 NIRF रैंकिंग वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके लिए जो है वो क्या है, मतलब एमिनेंस टैग के लिए एलिजिबल है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो एक तो बेनिफिट आपको वो हो गया कि ऑटोनॉमी आपके पास में, एकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, ठीक है ना, और फिर आप फॉरेन फैकल्टीज को रिक्रूट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट भी है, वो क्या क्या आओ देखते हैं। बोलते हैं टू रिक्रूट फैकल्टी, एक तो ये कि 25% जो है वो आउटसाइड इंडिया से फैकल्टी रिक्रूट कर सकते हो जी। एंटर द एकेडमिक कोलैबोरेशन, सबसे मेन बात क्या कि आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ में विद इन द कंट्री, लेकिन मतलब कोई भी जो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो उनके साथ में आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। फिर आप एडमिट कर सकते हैं एडिशनल फॉरेन स्टूडेंट्स को ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 30% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एडमिटेड डोमेस्टिक स्टूडेंट, तो जितने भी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उसका 30% जो है वो आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी सीट प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे आप फिक्स और चार्ज कर सकते हैं फीस फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। आगे फिक्स कर सकते हैं करिकुलम को, अपने सिलेबस को, और यूजीसी मैंडेट का जो है विद नो यूजीसी, और आप यूजीसी की गाइडलाइंस को आपको मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम विद रिस्ट्रिक्शन दैट नॉट मोर देन 20% ऑफ द प्रोग्राम शुड बी इन ऑनलाइन मोड। एंड लास्ट, यूजीसी इंस्पेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, और यूजीसी की जो इंस्पेक्शन है वो इनके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो ये सब आपको जो है वो क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या है, दैट इज एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद, एक ऐसी यूनिवर्सिटी विद जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिल गया, तो वो अपनी टोटल जो फैकल्टी स्ट्रेंथ है उसमें 25% जो फॉरेन फैकल्टीज को अपॉइंट कर सकती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, इट मस्ट बी इंटीग्रल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट नीड टू मेनली सेंसिटाइज, क्योंकि स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए और स्टूडेंट को जो है पता चलना चाहिए किस चीज के बारे में, स्टूडेंट को पता चलना चाहिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, कि किस तरीके से जो है मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, और उसका जो है वो मतलब अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस चीज के बारे में जो है हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम से क्या हो, रिलेटेड हो। तो क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन मस्ट बी इंटीग्रल, वो बहुत ही क्या है, कंपल्सरी है टू ऑल एकेडमिक प्रोग्राम, क्योंकि स्टूडेंट नीड टू बी मेनली सेंसिटाइज अबाउट किसके बारे में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो सेकंड का जो है आएगा क्या, फोर्थ। आगे थर्ड क्वेश्चन, हाउ कुड ए लैंप विच डज नॉट कीप ऑन बर्निंग लाइट अनदर लैम्प, क्या बोलता है, जो दिया जलता ही नहीं वह दूसरों को दिया, वह दूसरा दिया कैसे जला सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किस बुक का है, ये शिक्षा करके लर्निंग करके एक बुक आया था, उसकी बुक का एक जो है वो क्या है, टाइटल है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर, इनके ऑथर जो है वो कौन थे, तो इनके ऑथर जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब इन्होंने जो है वो किसके बारे में बात की यहाँ पे, अब देखो ये क्या बोले, जो दिया जलता ही नहीं, मतलब जो दिया जलता ही नहीं है वो दूसरा दिया कैसे जला सकता है, मतलब अगर कोई टीचर जो है अगर वो सेल्फ लर्निंग नहीं करेगा तो वो बच्चों को आगे क्या प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, वो है बेसिकली टीचर लर्निंग के ऊपर। देखो
क्या बोलते हैं, ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर जो है वो कभी भी बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा सकता जब तक वो खुद से सीख ना रहा हो। तो ये क्या बोलता है, ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। टैगोर ने आर्गू किया, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने आर्गू किया कि टीचर वुड बी स्ट्रेंथन्ड थ्रू ए हायर स्टेटस दैट इन इंडिया माइट कम थ्रू द टाइटल गुरु। ही ऑल्सो आर्गू द टीचर एजुकेशन नीडेड टू इंप्रूव, जो टीचर्स को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो क्या, उसको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज इट शुड इंक्लूड ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन साइकोलॉजी। और इसलिए चिल्ड्रन साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर को पढ़ाना तो आता है लेकिन अगर उसको बच्चे की साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं है तो भी बात नहीं बनने वाला। तो द टीचिंग वुड फर्दर मोर बी हायर वैल्यू इफ टीचर वर गिवन मोर फ्रीडम रिगार्डिंग देयर टीचिंग मेथड एंड टू अ सर्टेन डिग्री रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ व्हाट दे टीच। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ये कोड जो किसने दिया था, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जिस टाइम पे अंग्रेज यहां पे जो शासन कर रहे थे, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्रिएटेड विद डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द यंग इंडियन फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन से ओरिएंटल। इनमें से, इन चार में से कौन ऐसा पर्सन था या पर्सन थी जिसने बेसिकली क्या किया, जो था तो ब्रिटिशर लेकिन इंडिया के अंदर आके जो उसने क्या किया, इंडिया के जो वो स्टूडेंट थे जो डाइवर्ट और जो वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे थे, तो उनका ध्यान दोबारा से ओरिएंटल एजुकेशन पर लेके आने वाले जो पर्सन थे वो कौन थे, उसका नाम था एनी बिसेंट। कौन, एनी बिसेंट। ये कौन थी, ये एनी बिसेंट जो है इसने 1893 के अंदर, ध्यान देना, एनी बिसेंट ने 1893 के अंदर इंडिया को विजिट किया और यहीं पे सेटल हो गई। ये ब्रिटिश नर्स थी, स्टैटिस्टिशियन थी और सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है। एज ए थियोसॉफिस्ट एंड नेशनलिस्ट शी स्ट्रांगली, इन्होंने जो है वो क्या किया, शी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर इंडियन कल्चर। इन्होंने जो है वो फोकस किया इंडियन कल्चर पे एंड स्पिरिचुअलिटी पे एंड बिलीव इन द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। शी एस्टैब्लिश्ड स्कूल इन इंडिया जिसका मेन फोकस क्या था, टू स्टडी ऑफ द इंडियन नॉलेज एंड कल्चर, एंड हर इन्फ्लुएंस हेल्प टू प्रमोट द स्टडी ऑफ द ओरिएंटल एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो एनी बिसेंट ये जो है ये कहाँ से, ये थी ब्रिटिशर, लेकिन जब ये इंडिया में आई तो इन्होंने जो है वो क्या किया, वो सब यंग इंडियंस जो वेस्टर्न एजुकेशन का अडॉप्ट कर रहे थे तो इन्होंने उनका ध्यान दोबारा से ओरिएंटल एजुकेशन पे खींचने का प्रयास किया। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, थर्ड। आगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सबसे पहला बोलता है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर सीकिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन विद एनी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये बताओ ये सही है या गलत है। सर अभी तो आपने बताया कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया, तो वो किसी भी अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में जो है कोलैबोरेशन कर सकते, लेकिन वो विद इन इंडिया होना चाहिए, और यहाँ क्या है, फॉरेन। तो ये क्या गलत है। आगे फिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी विद द स्टेटस the IOE, बोलते इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैव कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनको जो है वो कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। ये बात क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1 तो आपका फॉल्स है लेकिन सेकंड आपका करेक्ट है, बोलते 4th। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोनिम एनसीवीटी रिप्रेजेंट, एनसीवीटी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये नेशनल काउंसिल है किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है एक बोर्ड बनाया हुआ है, तो इसका क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसने एनिशिएट किया हैविंग ए लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एंड नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बाय द ईयर। कब तक हम जो है वो क्या कर लेंगे, कब तक, बेसिकली 2030 तक हम लोग जो क्या करेंगे, लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बना लेंगे। तो कब तक, 2030 तक। आगे 2 स्टेटमेंट आपको देखिए, स्टेटमेंट 1 में क्या बोलता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इज मेंट फॉर क्रेडिट वेरिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर, रिडम्पशन एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन विद स्टूडेंट ऑन द अकाउंट होल्डर। ये बात क्या एकदम सही है। फिर क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी द डिग्री अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, एकेडमिक बैंक जो है वो डिग्री अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बेसिकली क्या है, देखो पहले तो ये देखते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो है क्या कहानी है इसकी। तो जो अपना नया एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 के अंदर, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया। आओ पढ़ाता हूं थोड़ा सा, देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी जिसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसने प्रपोज किया, मतलब इसको प्रपोज किया गया था कब, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। अब एबीसी है क्या, तो एबीसी को सबसे पहली बात तो सेटअप
सेटअप किसने किया? इट इज सेटअप बाय द यूजीसी। एबीसी के अंदर स्टूडेंट के पास में क्या मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई डिग्री या कोई कोर्स कर रहे हो तो अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो आप छोड़ भी सकते हो और बाद में उसको वहीं से रिज्यूम भी कर सकते हो। ये क्या मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन से जो है स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो लीव कर सकता है, छोड़ भी सकता है डिग्री को या कोर्स को एंड गेट ए कोरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेशन एंड रीजॉइन कर सकता है स्टडी को आफ्टर ए सर्टेन टाइम टू बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर दे हैड लेफ्ट। तो जहां पे आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी वहां से आप दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हो। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्टूडेंट को क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू मूव बिटवीन इंस्टीट्यूट व्हाइल परसुइंग वन डिग्री और लिविंग ए कोर्स। ठीक है जी, तो आप जो है वो एक डिग्री को छोड़ के दूसरी जगह पे भी जा सकते हो। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक यूनिक एबीसी कपल विद सीबीसीएस सिस्टम जिसमें फैसिलिटी जिसको जो फैसिलिटेट करेगा बेस्ट एजुकेशन जर्नी टू द करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। एबीसी जो है इसको लेके आया इसको लेके आएगा क्या करने के लिए? टू सर्व एज ए सिस्टम फॉर क्रेडिट वेरिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर, रिडेम्पशन एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन विद स्टूडेंट एज अकाउंट होल्डर। गोल जो था एबीसी का वो क्या? इज टू फॉलो स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट, या जो एबीसी का गोल था वो क्या है? वो ये क्या करेगा? एबीसी एक्यूमुलेट करेगा क्रेडिट फ्रॉम वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आपको जो क्रेडिट्स मिले, जो बेसिकली आपको डिग्री मिली है, ठीक है, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो एक सिंगल डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन में। एबीसी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेगा एक मींस फॉर स्टूडेंट टू वेरीफाई एंड एक्यूमुलेट कर सकते हो क्रेडिट, बट इट डज नॉट हैव द अथॉरिटी, लेकिन इसको अथॉरिटी नहीं है टू अवॉर्ड डिग्री। ये बात ध्यान रखना, एबीसी सिस्टम जो है उसको डिग्री अवॉर्ड करने का कोई राइट नहीं है। आगे, इट इज मीन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन डिफरेंट डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन अलाउइंग स्टूडेंट टू अर्न ए डिग्री। इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन हम क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट 1 तो आपकी ट्रू है लेकिन सेकंड जो वो क्या है? फॉल्स है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? अब देख लो, एबीसी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो क्यों लेके आए? फॉर क्रेडिट वेरिफिकेशन के लिए, क्रेडिट को एक्यूमुलेट कर सकते हो जो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिले हैं, ट्रांसफर कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो एंड डिग्री ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो विद स्टूडेंट एज द अकाउंट होल्डर। ये बात क्या है? करेक्ट है। और जो सेकंड है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी डिग्री अवॉर्डिंग, नहीं है, डिग्री अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 8th का थर्ड। आगे 9th क्या बोलते हैं जी? देखो, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के वैल्यू एजुकेशन। देखो, अगर जब हम ना बच्चों को वैल्यूज भी मतलब वैल्यूज जो है वो सिखा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो उनको वैल्यूज की मतलब जो मूल मंत्र हैं, ठीक है, जीवन को जीने के, या किस तरीके से उनको जो है वो मतलब जो एथिक्स हैं, ठीक है, नैतिकता को कैसे उनको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब वैल्यू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? तो वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो क्या वैल्यू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है? रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव जो बच्चे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना और कोऑपरेटिव बनाना, बिल्कुल सही बात है। फिर डेवलप करना स्किल, वैल्यू एजुकेशन में स्किल सिखाने का काम करते हो? अरे नहीं सर। कोई वोकेशन ट्रेनिंग देते हो? अरे नहीं सर, तो ये गलत हो गया। फिर वैल्यू एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या? डेवलप करना डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड इनकलकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, हम बच्चों के बीच में एक डेमोक्रेटिक तरीका जो है वो मतलब डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग जो है वो इनकलकेट करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट के बीच में जो है वो क्या स्टूडेंट जो वो रिस्पेक्ट करे अलग अलग लोगों की इंडिग्निटी का एंड डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी एंड डेवलप करना चाहता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा कि वैल्यू एजुकेशन के ये ऑब्जेक्टिव है ACDE। 9th का जो है वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे 10th, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। सबसे पहला, वैल्यू एजुकेशन इज ए नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। जो वैल्यू एजुकेशन है बोलता है ये नॉलेज बेस्ड है। क्या वैल्यू एजुकेशन में नॉलेज बेस्ड या इंफॉर्मेशन दी जाती है? नहीं। फिर बोलता है वैल्यू एजुकेशन एसेंशियल है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से विकास करने के लिए जो है वो वैल्यू एजुकेशन क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो 10th का जो आएगा वो क्या आएगा? 4th। आगे, आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी विच रेगुलेट प्रोफेशनल एजुकेशन। इनमें से कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो प्रोफेशनल एजुकेशन इन द कंट्री को क्या करती है? रेगुलेट करने का काम करती है। तो कौन कौन सी ऐसी बॉडी है? AIC, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट करने का काम करती है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अरे नहीं, ये तो नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, बिल्कुल ये भी है, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको बेसिकली जो है रेगुलेट करने का काम करती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बिल्कुल। काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, बिल्कुल। तो आंसर जो आएगा वो क्या है? ACDE बोले तो फर्स्ट। आगे, हु इज फुली क्रेडिटेड विद द
इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऑफिशियली थ्रू द नेसेसरी ऑर्डर इशू बाय द बेंटिंग, तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7 मार्च 1835। तो कौन थे जिनको जो है वो जिन्होंने बेसिकली जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर जो क्या किया लॉन्च किया, तो वो थे आपके थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। आंसर क्या आएगा? सेकंड। आगे, विच यूनिवर्सिटी डिग जुआनजैंग एंड आइजिंग जो है उन्होंने विजिट किया इंडिया के अंदर, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी को विजिट किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। आगे, NSSF एज एन्यूसेक बाय द नेशनल कमीशन स्टैंड फॉर, NSSF जो है वो क्या है? ये एक नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन है। इट इज ए नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। आगे, एज पर द NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF जो है विल हैव द फॉलोइंग फंक्शन। अब पहली बात तो भाई NETF क्या है? NETF बेसिकली सरकार ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया। ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है। एक क्या है? फोरम है। क्या है? फोरम। नाम पढ़ो इसका क्या है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो फोरम का मतलब प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे जाके जो है वो क्या आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है ना। तो इट इज ए फोरम फॉर फ्री एक्सचेंज, जहां पे जाके जो है वो आप अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो। किसके ऊपर? जो आइडिया है ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन बोथ फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। एम जो है NETF का, जो आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है उसका जो एम है वो क्या है? विल बी टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किस तरीके से आप जो है वो टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, उसको कैसे डिप्लॉय करना है, उसका कैसे यूज करना है। तो ये सब जो है ये सब डिसीजन मेकिंग कहां ली जाती है? NETF में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग टू द लीडरशिप ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड द सेंट्रल government and other stakeholder latest knowledge and the research as well as opportunity to consult and share the best practice। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे जाके आप जो है वो क्या कर सकते हैं? जहां पे आप फ्री एक्सचेंज कर सकते हैं आइडिया को एंड यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए? लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, इन सबको एनहांस करने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात बोली गई है, आओ पढ़ते हैं। बोलते हैं एज पर NEP 2020 NETF विल हैव द फॉलोइंग फंक्शन। NETF ये सब फंक्शन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन जो NETF जो है वो परफॉर्म करता है, आओ देखते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन। क्या करता है जी ये? बोलता है ये प्रोवाइड करता है क्या? एक एडवाइस प्रोवाइड करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को किसके बेस, किस मुद्दों पर? टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन पे। बिल्कुल ठीक बात है। ये आर्टिकुलेट करता है नई डायरेक्शन फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। यस। ये एनविजन करता है स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली टेक्निक के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो राय देने का काम करता है। यस। ये डेवलप करता है करिकुलम फॉर टेक्निकल कोर्सेज। करिकुलम डेवलप करने का इसका काम नहीं है, ये रिसर्च के अंदर जो है वो काम करता है। ये बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यस। तो आंसर जो बनेगा 15 का वो क्या बनेगा? ABCE बोल तो थर्ड। आगे बोलता है ई विद्यापीठ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ई विद्यापीठ जो है वो क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। ये बात एकदम क्या है? सही है, क्योंकि ई विद्यापीठ जो है वो क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एंड ई लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर बोलते हैं HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एडिटर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, ए। आगे कोर यूनिवर्सल वैल्यूज दे रखी है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया बता रखा है रिलेटेड टू ह्यूमन पर्सनैलिटी, आपको मैचिंग करना है। ट्रूथ जो कोर यूनिवर्सल वैल्यू ट्रूथ जो है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के किस एरिया के अंदर जो है, मतलब किस ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो ट्रूथ की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ट्रूथ है बेसिकली क्या? इंटेलेक्चुअल, ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज में देखने को मिलेगा। राइटिस कंडक्ट ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा किसके अंदर? आपके फिजिकल पर्सनैलिटी में। पीस की अगर बात करें तो पीस जो है वो आपको देखने को मिलेगा इमोशनल उसमें, और नॉन वायलेंस है वो देखने को मिलेगा किसमें? स्पिरिचुअल। तो आंसर जो बनेगा 17 का डेट इज द फर्स्ट। आगे बोलता है स्टेटमेंट 1 में दी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक। नैक जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है किसका? UGC का। नैक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है किसका? UGC। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, नैक जो बॉडी है किसका? UGC का। फिर बोलता है जो NB है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वाज एस्टैब्लिश बाय UGC, उसको UGC ने एस्टैब्लिश किया। सर इसको एस्टैब्लिश किया था AICT ने, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं? जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनकी जो है वो रेटिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA को किया किसने? AICT ने विद द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्निकल प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया? गलत। तो आंसर जो बनेगा वो 18th का जो क्या बनेगा? स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है, लेकिन सेकंड आपका फॉल्स, थर्ड।
आगे स्टेटमेंट फर्स्ट में बोलता है इन एंशिएंट इंडिया, पुराने टाइम पे जो इंडिजिनस एजुकेशन होती है, जो बिल्कुल देसी जो शिक्षा होती है, स्टार्टिंग की शिक्षा, वो इंपार्ट की जाती थी घर पे, मंदिर में या गुरुकुल में। ये बात क्या है, एकदम सही है। फिर क्या बोलता है एंशिएंट टाइम में स्टूडेंट वेंट टू विहार, स्टूडेंट जो है वो विहार्स के अंदर जाते थे हायर नॉलेज के लिए, जो मठ होते थे बेसिकली वहां पे जाते थे नॉलेज के लिए। ये बात भी क्या सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, अगर आप जो है वो डिस्टेंस से कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। तो फ्री एजुकेशन है, अरे सर फीस लगती है, गलत। फिर बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टम एजुकेशन का, बिल्कुल आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, आप कभी पढ़ाई कर सकते हो, आपको जो है फिक्स कोई ऐसा नहीं है क्लासरूम में जाने की रिक्वायरमेंट है। एनकरेज करता है अर्न एंड लर्न अप्रोच को, बिल्कुल आप कमा भी सकते हो, कमाई के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। नो रेगुलर अटेंडेंस रिक्वायर्ड, बिल्कुल। हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड है नॉलेज का, अरे हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड का है, ये तो बल्कि ईजी मेथड है, तो ये गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी सी एंड डी बोल दो, सेकंड। चलिए आगे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग तक्षशिला, तक्षशिला के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई है, बोलता है इनमें से बताओ कौन सी बात जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि हैज स्टडीड देयर, बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन ग्रामेरियन थे पाणिनि, उन्होंने जो यहाँ पे स्टडी किया, यस। फिर बोलता है रिनाउंड फिजिशियन जो थे एंशिएंट इंडिया के जीवाक, उन्होंने यहाँ पे जो है पढ़ाई किया, यस। फिर बोलता है जुआन यिंग स्टडी योग शास्त्र एट तक्षशिला, नहीं ये बात जो है वो क्या है, गलत है। और चाइनीज स्कॉलर जो है वो आइजिंग जो है वो उसने विजिट किया तक्षशिला को 7th सेंचुरी CE में, नहीं ये भी क्या है, गलत है। तो 21 का आंसर जो है वो क्या आएगा, ए एंड बी बोले तो 4th। आगे विच कमेटी और कमीशन किसने स्ट्रेस किया अपॉन वुमेन एजुकेशन, ये बोलते हुए कि वुमेन एंड मैन एजुकेशन शुड हैव मेनी एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है, बट शुड नॉट बी इन जनरल आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एज इज यूजुअली द केस टुडे। तो ये किसने बोला था, तो कौन सा ऐसा कमेटी था या कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने जो है बेसिकली वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है ये बात बोली, तो वो थे राधा कृष्ण कमीशन, सेकंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म जो है नीडी, NIDI की जो है करेक्ट फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वो है जो आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, 4। आगे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कवर किया फॉलोइंग, यूजीसी किस चीज को कवर करता है, सर यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज को कवर करता है सारी, यस। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स को कवर करता है, यस। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनको भी क्या करता है, कवर करता है, यस। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को कवर करता है, नो। नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या, A, B एंड C बोल तो फर्स्ट। आगे विच गोल ऑफ 2030 का कौन सा गोल 2030 का कौन सा ऐसा एजेंडा है, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्टेड बाय इंडिया इन 2015 सीक टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो जो आपका SDG जो थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे, इंडिया ने जो 2015 के अंदर SDG को अडॉप्ट किया, तो उनमें से कौन सा ऐसा एजेंडा था जो क्या बोलते हैं, जो किसके बारे में बात करता है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, तो वो था कौन सा, गोल 4, तो सेकंड। आओ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिकमेंड किया किसको, रिप्लेसमेंट, हम जो है वो यूजीसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और यहां पे हम जो है वो क्या करेंगे, 4 वर्टिकल HECI को, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विद 8 से 4 वर्टिकल जो है वो हम डेवलप करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, जो 4 वर्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो एक तो होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा, ओके। एक होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, ओके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नो। एक होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ओके। और एक होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। तो आंसर क्या आएगा, ABDE, ABD बोल तो 4th। आ गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, इनमें से किसको जो है रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम, दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन एंड टेक इफेक्टिव मेजर फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो ये जो है वो किसने किया, ये था आपका वुड्स डिस्पैच ने। आगे 2 आपको स्टेटमेंट देंगे। सबसे पहला, राधाकृष्ण कमीशन ने रिकमेंड किया टू स्टैंडर्डाइज करेंगे यूनिवर्सिटी टीचिंग इन इंडिया। राधाकृष्ण कमीशन जो थे उन्होंने रिकमेंड किया कि हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, जो यूनिवर्सिटी टीचिंग जो है ना उसको हम क्या करेंगे जी, स्टैंडर्डाइज करेंगे, बिल्कुल ये बात इन्होंने बोली थी। फिर बोलता है राधाकृष्ण कमेटी जो है सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, नहीं ये क्या गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 28 का स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका ट्रू है, बट सेकंड आपका फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट ट्रीटाइसिस ऑन द साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो वो कौन कौन थे, तो एक तो था जी आपका ये चरक संहिता, यस। सुलभा सूत्रस, नहीं। ये सुश्रुता संहिता, यस। योगा सूत्रस, नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, A एंड C बोल दो 3rd।
वैल्यूज दे रखी है और उनका मीनिंग है आपको मैचिंग करना है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सच्चाई, ये किसे, डू द राइट थिंग, ये है इंटीग्रिटी। टीम वर्क, टीम वर्क जो है वो क्या है, हेल्प इन कोऑपरेटिंग विद अदर। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो क्या है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और पॉजिटिविटी की बात करें तो हैविंग ए गुड एटीट्यूड। तो 30 का आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट। आगे 31, नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे क्या, 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज को। वैसे इसने बोला था कि पूरे देश के अंदर 500 यूनिवर्सिटी को जो है वो नई 500 यूनिवर्सिटी को ओपन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेशनल कमीशन जो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे क्या, 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर ओपन होनी चाहिए। तो 31 का आंसर जो है वो क्या, फर्स्ट। आगे, अकॉर्डिंग टू यूजीसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी कॉलेज। जो कम्युनिटी कॉलेज है उनके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो कम्युनिटी कॉलेज जो वो क्या करते हैं, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आपने कोई कॉलेज ओपन कर दिया, वो क्या करता है, ये स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यस, टू मेक हायर एजुकेशन रेलिवेंट टू द लर्नर एंड कम्युनिटी। इस तरीके की हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो लर्नर के लिए या कम्युनिटी के लिए जो वो क्या हो, हेल्पफुल हो। ये ऐसी कोई स्किल सिखाएंगे जो लर्नर के लिए रियल लाइफ में हेल्पफुल हो। आगे, ये प्रोवाइड करेगा वर्टिकल मोबिलिटी फॉर परस्यूअर्स ऑफ द हायर एजुकेशन। ये वर्टिकल मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा उनको। यस, ओपन करेगा विस्टास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नो, टू ट्रेन, ये ट्रेन करेगा यूनिवर्सल को इन द ट्रेडिशनल स्किल सेक्टर में। नहीं, आंसर जो आएगा वो क्या, ए बी एंड सी बोल दो फर्स्ट। आगे लास्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन का, वो क्या है, बोलता है स्किल बेस्ड एजुकेशन का फोकस जो है ऑन द आइडिया दैट इट मे बी लर्न बेटर इफ इट इज प्रैक्टिस इन द रियल लाइफ। अगर इसको रियल लाइफ के अंदर जो है वो क्या किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो इसको बेटर तरीके से जो है वो क्या किया, लर्न किया जा सकता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि देखो जो स्किल्स हैं जितना आप उनको प्रैक्टिकली अगर करोगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। फिर बोलता है नॉन कन्वेंशनल हायर एजुकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। जो नॉन कन्वेंशनल हायर एजुकेशन थे वो टोटली टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, दैट आर ऑफर्ड ऑन कैंपस विद फिक्स्ड टाइम क्लासेस। सर नॉन कन्वेंशनल जो है वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कैंपस के ऊपर बेस नहीं थे, वो रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस है। तो ये जो है वो क्या गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या, कि 33 का फर्स्ट जो है वो तो क्या है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपकी ट्रू है बट सेकंड आपकी फॉल्स, तो बोल तो थर्ड। ओके जी, लो जी, ये हो गए आपके हायर एजुकेशन के टॉप 33 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करे। इसको बढ़िया तरीके से कीजिए। अब हम लोग जो है वो करेंगे हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ओके, देन उसके बाद में फिर करेंगे आईसीटी और फिर करेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चलो अब ये करो, मिलते हैं फिर आगे अगले सेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग में। चलिए अब जो है हम करते हैं हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। आजकल जो अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो उनको हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ये जो हम आज ये 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, ये सब प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ही आए हुए हैं, ठीक है। आओ देखते हैं एक बार के लिए। जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा था, बोलता है इफ द वर्ड अर्थ, वर्ड जो है वो क्या, अर्थ, अर्थ को जो वो कैसे लिखे, QPMZS। अर्थ को जो वो कैसे लिखा, QPMZS इस कोडेड फॉर्म। अगर अर्थ को जो है इस तरीके से जो है वो क्या किया, कोडेड फॉर्म के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो अर्थ का जो कोड है वो क्या, QPMZS। तो हाउ कैन द वर्ड हार्ट, तो आप किस तरीके से हार्ट को जो है वो लिखेंगे। तो इसी कोड में, सेम कोड के अंदर अगर हार्ट को लिखना पड़े तो कैसे करोगे। देखो अर्थ को जो कैसे कोड किया गया, QPMZS। इसका मतलब E को जो है वो किससे डिनोट किया गया, Q से। A को जो है वो A को किस में कोड किया गया है, P में। R को कोड किया गया है M में। T को कोड किया गया Z में। और H को कोड किया गया किसमें, S में। उसी तरीके से अब अगर हार्ट को कोड करना तो कैसे करोगे। तो देखो H को किस में कोड किया गया था, S में, तो H को करेंगे S में। E को किस में कोड किया था, देखो E को Q में, तो E को करेंगे Q में। A को किस में कोड किया था, P में, तो A को करेंगे P में। R को किस में कोड किया था, M में, तो R को करेंगे M में। और T को कोड किया था किसमें, Z में, तो T को करेंगे Z में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, SQPMZ। तो SQPMZ इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ऐसे अपने को जो वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया, बोलता है 10 चेयर और 5 टेबल, 10 तो चेयर और 5 टेबल, उनको परचेज किया कितने में, 17,500 रुपए में। 10 चेयर और 5 टेबल को परचेज किया गया 17,500 रुपए में। बोलता है अगर एवरेज कॉस्ट जो है चेयर की, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट का मतलब बताओ पहले। सर एवरेज कॉस्ट का मतलब कि एक चेयर की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज कॉस्ट। तो बोलते हैं एवरेज कॉस्ट जो है चेयर की वो कितनी है। सर एवरेज कॉस्ट जो है वो एक चेयर की वो है कितनी, 1000 रुपए। कितनी, 1000 रुपए। तो बताओ एवरेज कॉस्ट टेबल की कितनी होगी। अगर एक चेयर की जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी, 1000 रुपए, तो एक टेबल की बतानी है। देखो अगर
17,500 में क्या परचेस किया सर? 17,500 में 10 चेयर है और 5 क्या टेबल है। 10 चेयर की कॉस्ट बताओ कितनी है सर? एक चेयर की कॉस्ट अगर एक चेयर की कॉस्ट अगर जो है वो 1,000 रुपए, तो 10 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000। अब ये बताओ टोटल 17,500 रुपए आपके लगे थे, उसमें 10,000 की तो क्या आ गई है? चेयर आ गई है। तो इसका मतलब 7500 रुपए की जो है वो क्या टेबल है, और 7500 की टेबल कितनी है? 5। तो अगर 7500 की 5 टेबल है तो एक टेबल कितने की होगी सर? एक टेबल होगी 7500 डिवाइड में 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1500। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या होगा? 1500 बोले तो फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, इसको क्वेश्चन को समझना क्या है। देखो बोलता है एन एयरप्लेन, एक एरोप्लेन है, ओके, वो 30 मिनट स्टार्टेड 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम। जो उसका शेड्यूल टाइम था जितने बजे, जैसे उसको अगर 8 बजे निकलना था तो वो 8:30 बजे निकला, मतलब वो जो है वो आधा घंटा जो है वो क्या हो गया? लेट हो गया। एक एरोप्लेन था वो 30 मिनट लेटर उसने स्टार्ट किया 30 मिनट बाद में देन द शेड्यूल टाइम फ्रॉम ए प्लेस 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन। उसको जो है वो ए प्लेस से मान लो बी प्लेस पे जाना था, और ये एरिया जो है वो कितना था? 1500 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना था? 1500 किलोमीटर। और जब जिस टाइम उसको निकलना था उससे वो आधा घंटा क्या हो गया? लेट हो गया। टू रीच द डेस्टिनेशन, अब उसको जब है बी प्लेस पे पहुंचना है, ठीक है, और पहुंचना शेड्यूल टाइम पे है, नॉर्मल स्पीड से चलता तो वो बी पॉइंट पे जो शेड्यूल टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन अब जो है क्योंकि वो आधा घंटा लेट हो गया, तो बट नेचुरल है कि अगर उसको टाइम पे पहुंचना है तो उसको एयरप्लेन जो है वो क्या करना पड़ेगा? फास्ट चलाना पड़ेगा। यस, तो क्या बोलता है? टू रीच, पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पे द स्पीड जो है वो कितनी है? अपने को इंक्रीज करनी पड़ेगी हमारी स्पीड कितने से? 250 किलोमीटर पर आवर से। जितनी भी स्पीड है ना, जो भी आपकी स्पीड है उससे 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर 100 है तो 250 से और मतलब 350 करनी पड़ेगी। तो बोलता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन ड्यूरिंग जर्नी। तो आपको अब ये बताना है कि अब जब वो इस जर्नी को कंप्लीट करेगा, इस 1500 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करेगा, तो बताओ कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? अब देखो लेट यूजुअल टाइम, हमने ये माना कि जो नॉर्मल टाइम लगता है बिना लेट के, जो नॉर्मल टाइम लगता वो लगता है मान लो x घंटे। डिस्टेंस जो वो कितना है? 1500 किलोमीटर। तो पहले के अगर स्पीड निकालना हो तो हमको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला जो वो क्या होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यस, तो मैंने कर दिया डिस्टेंस से अपना क्या, ये था अपना डिस्टेंस, और ये क्या था? टाइम टेकन। तो हमने ये कर दिया, ओके जी, ये था डिस्टेंस और ये टाइम। अब सेकंड केस में ध्यान से सुनो। अब देखो एयरप्लेन को जो टाइम लगा एक्चुअल में वो कितना लगा सर? जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था डेट इज x आवर उसको लगने चाहिए थे, और अब उसमें से आधा घंटा कम लगा क्योंकि वो स्पीड बढ़ा के है ना, तो आधा घंटा उसको कम लगा, क्योंकि शेड्यूल टाइम पे अगर वो पहुंचेगा तो आधा घंटा तो कम हो जाएगा ना। यस, तो टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन अब कितना होगा सर? वो हो जाएगा हमारा आधा घंटा कम, बोल दो x माइनस में 1/2 आवर, ठीक है। और स्पीड जो वो कितनी हो जाएगी सर? स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? अब यहां पे स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या सर? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही कितना है? 1500 किलोमीटर का। यस, और टाइम अब कितना लगेगा? टाइम लगेगा ये x माइनस में 1/2 आवर। ओके, तो इंक्रीज स्पीड जो है वो कितनी है? 250 किलोमीटर पर घंटा। ओके, अब अगर आपको इंक्रीज स्पीड निकालनी तो आप कैसे निकालोगे सर? इंक्रीज स्पीड कैसे निकलेगी? जो आपका न्यू स्पीड है उसमें से माइनस कर दो आपकी ओल्ड स्पीड, ठीक है। जो शेड्यूल स्पीड थी उसको क्या कर दो? माइनस कर दो किसमें से? नई स्पीड में से। तो क्या निकल आएगा? तो निकल आएगी आपकी इंक्रीज स्पीड। क्या? इंक्रीज स्पीड। और इंक्रीज स्पीड मुझे पता है कितनी है? 250। इंक्रीज स्पीड कितनी है? 250। तो यहां से मुझे जो यूजुअल टाइम जो है मेरा पता चल जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखो मैंने यहां पे इसको जो क्या किया, सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया आप इसको देख लेना एक बार, और मेरा आंसर जो है वो क्या आया? x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। और अगर x इज इक्वल टू आ गया, मैं इसको यहां पे जो है वो क्या करूंगा? पुट करूंगा, इसमें फॉर्मूला में पुट करूंगा x इज इक्वल टू को, तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा कितना? 1000 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा था? व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ड्यूरिंग जर्नी, जो है वो क्या रहेगी? वो रहेगी 1000 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर जो बनेगा थर्ड का वो क्या बनेगा? सेकंड। ओके जी, एक बार सॉल्यूशन देख लेना आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब यहां पे देखो आपको जो है वो कुछ टर्म दे रखी है, ठीक है। बीएमओ के बाद में जो है वो इसी सीरीज के अंदर, ये सीरीज है, बीएमओ के बाद ईओक्यू के बाद एचक्यूएस, और अब आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी। देखो बीएमओ मैंने इसको लिख लिया, बीएमओ, फिर ईओक्यू, फिर एचक्यूएस। अब देखो बी के बाद में क्या है? ई आया है। बी के बाद क्या है? ई। तो बी के बाद जो है वो कैसे होगा? बी में अगर +3 किया तो ई आया, बी में बी के बाद सी डी फिर ई आया, और ई के बाद देखो ई के बाद एफ जी फिर एच आया। तो अब अगर यहां पे रूल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? +3 का। और अगर +3 का रूल लग रहा है तो अब ये बताओ एच में अगर +3 करूंगा, एच के बाद आई जे के, तो यहां पे क्या आएगा?
के, क्या आएगा के, ठीक है जी। इसके बाद में फिर देखो नीचे M के बाद में क्या आया O, अब M के बाद NO, ठीक है, O के बाद PQ, तो अब यहां पे रूल जो लगा वो क्या लगा, +2 का रूल लगा, यस। तो यहां पे अगर Q में +2 करूंगा तो क्या हो गया QPS, तो आंसर क्या आएगा यहां पे S। फिर यहां देखो O के बाद में Q आ गया, तो O के बाद में क्या आएगा यहां पे P और फिर Q, तो मतलब +2 का रूल लगा, Q के बाद में RS, और S में अगर +2 का लगाओगे तो क्या, S के बाद क्या आएगा T के बाद में U, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा KSU। तो इसी सीक्वेंस के अंदर जो नेक्स्ट आपका टर्म आएगा वो क्या आएगा KSU, दैट इज द थर्ड। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आपको यहां पे जो है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे दे रखा है जी आपको 2 के बाद दे रखा है ये 5, यहां पे क्या दे रखा है 2 के बाद दे रखा है आपको 5 के बाद में 9 के बाद में 19 के बाद 37। बताना अगला टर्म जो है वो क्या होगा। देखो अब यहां पे 2 के बाद 5, अब 5 जो कैसे है 2 × 2 प्लस में 1, तो ये क्या आ गया 5। अब ये 9 कैसे आया, ये जो भी आया इसमें इसको मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, और एक बार जो है वो 1 ऐड करना है, एक बार लेस करना है। अब यहां पे एक बार क्या किया माइनस किया 1, तो आ गया 9। फिर 9 जो आया जो भी इसका सॉल्यूशन करके आया इसमें इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर इसमें ऐड करो 1, तो क्या गया 19। फिर ये आ गया 19 को मल्टीप्लाई करो 2 से क्या आ गया 38 से एक बार 1 को क्या करना है माइनस, तो क्या गया 37। फिर 37 को यहां पे 37 को मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, तो कितना आ गया 74, और 74 में एक ऐड करेंगे तो अगला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 75। तो यहां पे आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 75। तो 6 का हो गया आपका सेकंड। आगे 7th बोलते हैं एवरेज जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है सर, कॉन्जिक्यूटिव होता है मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। तो 5 लगातार जो आपके नंबर हैं, ठीक है 5 लगातार नंबर ABCDE मान लो कोई होंगे, उनको ABCDE से डिनोट किया है, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो क्या है 48। तो आपको बताना है प्रोडक्ट बताओ A का और E का। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज तो सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल काउंट, ठीक है ना जी। अब एज देयर कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है ना, तो नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मान लो कि फर्स्ट नंबर जो है वो A है, ठीक है, तो अगला जो है वो क्या होगा 5 कंसेक्यूटिव है, तो अगला क्या होगा A प्लस में 1, अगला क्या होगा A प्लस में 2, अगला क्या होगा A प्लस में 3, और अगला क्या होगा A प्लस में 4। मान लो अगर ये A है तो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर है, लगातार, तो इसका मतलब अगला नंबर ये होगा ना, तो अगला नंबर कैसे होगा, मान लो अगर ये 6 है, अगर ये नंबर जो है वो मान लो 6 है, तो अगला क्या होगा 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा, है ना जी। तो इसी तरीके से हमने किया कि अगर मान लो लेट कि पहला नंबर जो वो क्या है A है, अगर पहला नंबर आपका क्या है A है, लेट जो फर्स्ट आपका नंबर है वो क्या है A, तो अगला क्या होगा A प्लस 1, अगला A प्लस 2, फिर A प्लस 3, फिर A प्लस 4, और इनका एवरेज जो है वो क्या होगा 48, ठीक है। अब यहां पे आप इसमें फॉर्मूला के अंदर जो है इसको पुट कर दो, देखो एवरेज जो है वो दिया हुआ है 48, ठीक है, और टोटल नंबर जो है वो कितना है 5 है। अब यहां पे आपको A निकालना है, तो यहां पे मैंने जो है वो लिख लिया पहला नंबर A, अगला A प्लस 1, अगला A प्लस 2, अगला A प्लस 3 और अगला A प्लस 4। इन सबको मैंने क्या किया ऐड किया, तो क्या गया 5A प्लस में 10, कैसे 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, इसको मैंने कर लिया, तो ये आ गया यहां पे मेरा A का वैल्यू जो है वो क्या आ गया 46। अब ये बताओ अगर A का वैल्यू जो है वो 46 है तो पहला जो है वो मेरा क्या आ गया 46 आ गया, तो ये क्या होगा सर, ये होगा 46 प्लस में 4 बोले तो 50, यस। तो अगर A जो है वो 46 है तो E क्या होगा, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो अगर A 40 है, देखो अगर A जो है वो 40 है तो B C D E बताओ B क्या होगा सर, 40 प्लस 1 47, ये होगा 48, ये होगा 49 और ये क्या होगा 50। और आपको क्वेश्चन में बताना क्या है सर, हमको क्वेश्चन के अंदर बताना था प्रोडक्ट, बोल तो मल्टीप्लीकेशन बताना है A और E का, तो A क्या है, A है जी 46 और E क्या है 50, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 46 × 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2300। लो जी, तो ये आ गया जी अपना 2300। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट किया कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए उस पर्सन ने जो है पैसा क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया। हैड ही डिपॉजिट द मनी एट 2% हायर रेट इट वुड हैव फेच 360 मोर। अगर वो जो है 2% ज्यादा पे वो पैसे को डिपॉजिट करता है, जो भी रेट चल रहा है, मान लो रेट 10% है, अगर वो 12% पे करता है तो उसको 350 रुपए मतलब 360 रुपए जो है वो ज्यादा मिलते हैं। अब आपको बताना है कि कितना पैसा उसने जो है डिपॉजिट किया होगा। अब देखो यहां पे जो इंटरेस्ट है वो कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है, हमको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है P × 8 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यस। अब ध्यान से समझना, यहां से अगर 2% ज्यादा रेट पे, अगर 2% जो है वो
मोर रेट जो है तो इंक्रीज इन एसआई फॉर 3 ईयर, तो कितना पैसा मिलता है मेरे को फालतू 360 रुपए। एट 2% मोर रेट, अगर जो है नॉर्मल रेट से अगर मेरे को 2% ज्यादा रेट मिलता, ठीक है, तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के अंदर वो कितना बढ़ जाता 360। कितना बढ़ता 360, 3 साल में 360 बढ़ता, तो 1 साल में कितना बढ़ता सर, 1 साल में बढ़ता 120 रुपए। कितना बढ़ता 120। अब ये बताओ 1 साल का ब्याज जो है वो 120 रुपए है, ध्यान से सुनना, 1 साल का ब्याज जो है वो 120 रुपए है, और ये ब्याज कितना परसेंट है 2% है, तो मतलब ये कितने परसेंट का वैल्यू है 2% का। अगर ये 120 जो है वो 2% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू निकाल लो। ये 2% किस पे मिला होगा बोलो सर, ये प्रिंसिपल पे मिला होगा। तो अगर ये 120 है वो 1 साल का, ये 2% की वैल्यू है, तो आप यहां पे 100% का वैल्यू निकाल लो। निकाल लेंगे सर, कैसे कैसे निकलेगा, 120 अपॉन में 2 इंटू में 100 करोगे तो आंसर आएगा कितना 6000। तो 6000 रुपया जो है वो सम डिपॉजिटेड है, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा 6000। तो 8वें का हो गया आपका थर्ड। चलिए नोवा क्वेश्चन बोलता है इन ए सर्टेन कोड ओ को रिटर्न किया ई से, ए को रिटर्न किया सी से, एम को रिटर्न किया आई से, एस को रिटर्न किया ओ, एन को किया पी से, ई को किया एम से, आई को किया ए से, पी को किया एन से और सी को किया एस से, देन हाउ विल कंपेनियन बी रिटन इन दैट कोड। तो बताओ कंपेनियन को जो है वो कैसे लिखोगे, इस कोड में जो है कंपेनियन को जो है वो कैसे लिखोगे। तो देखो सी ओ एम पी आई एन ओ है, ठीक है। अब यहां पे सी को जो है वो कैसे किया है, देखो सर सी को जो है वो कोड किया गया किसमें एस में, तो सी का हो गया एस। ओ को किसमें कोड किया गया सर, ओ को जो है कोड किया गया ई में, तो ओ का हो गया ई। एम को किसमें कोड किया गया आई में, तो यहां देखो एम को है आई, ठीक है जी। पी को किसमें किया गया एन में, तो पी का हो गया एन। ए को किसमें किया गया सी में, तो ए का हो गया सी। एन को किया गया पी में, तो एन का हो गया पी, ठीक है। फिर उसके बाद आई को किसमें किया गया ए में, तो आई का हो गया ए। ओ को किसमें किया गया है सर, ओ को ई में किया गया था, तो ओ का ई। और एन को किसमें किया, एन को पी में, तो एन का पी। इस तरीके से हमारा ये बन गया एस ई आई एन सी पी ए ई पी। तो एस ई आई एन सी पी ए ई पी बोल दो फर्स्ट ऑप्शन। ओके जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया, बोलते हैं 2 नंबर है आर इन द रेशियो 6:7। 2 नंबर है, ठीक है, और किस रेशियो के अंदर है 6 और 7 के रेशियो में है। अगर 12 को ऐड कर दिया जाए दोनों नंबर में तो उनका रेशियो जो वो क्या हो जाएगा 7:8। 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, मान लो m और n 2 नंबर है, और वो किस रेशियो के अंदर है 6:7 में। अगर 12 को ऐड कर देना उन दोनों में मतलब m में भी और n में भी अगर 12 को ऐड कर दे तो इनका नया रेशियो जो वो क्या आएगा 7:8 आएगा। तो आपको ये दोनों नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब देखो m/n जो क्या है रेशियो इनका 6:7, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं m/n = 6/7। तो इसका मतलब m अगर निकालूं तो कैसे आएगा, m = 6n/7 यही होगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो ये इधर चला जाएगा ना। यस, तो m कैसे निकाल सकते हो, m निकल गया, m का फॉर्मूला क्या आ गया 6n/7, ठीक है। अब अगर मैं दोनों में 12 ऐड करूं, अगर m में भी 12 ऐड करूं, n में भी 12 ऐड करूं, तो इनका नया रेशियो क्या आएगा 7:8 आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूं। यस, तो मैंने क्या किया m प्लस में 12 अपॉन n प्लस में 12 इक्वल टू किसके इक्वल है 7:8 के। अब मुझे पता है कि m की वैल्यू जो है वो क्या है सर, m की वैल्यू है 6n/n, 6n/7। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया और पुट करके इसको मैंने सोल्व किया। सोल्व करूंगा तो मेरा जो है यहाँ से क्या निकलेगा n, और n जो आ गया वो कितना आ गया 84। n अगर 84 आ गया, अब आपको जो है वो क्या निकालना है, आपको दूसरे वैल्यू निकालनी है किसकी m की। तो n 84 आ गया, m की वैल्यू क्या है 6n/7, तो 6 इंटू n जो है वो क्या 84/7 करोगे, इसको मल्टीप्लाई इसको कंप्यूट करोगे तो आंसर क्या आएगा 72। तो एक जो आपके पास ये दो थे, 2 अलग अलग जो है वो आपके पास नंबर थे, तो एक नंबर जो है वो तो क्या आ गया 84 और एक आ गया 72। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 84 और 72 बोल तो फर्स्ट। ओके हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन तो जो है वो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से। ओके जी, चलो ये हो गया अपने मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हमने जो देखने थे, जो पेपर के अंदर आजकल पूछे जा रहे हैं वो हमने कर लिया। अब हम जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट यूनिट। चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे नई यूनिट को, और नई यूनिट का नाम है आपका आईसीटी। आईसीटी के आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो टॉप 25 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है ये, आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट स्पीड। आपको जो है वो यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। आपको अलग अलग जो है वो कंप्यूटर मेमोरी दे रखी है, ठीक है, तो आपको इनको जो है वो अरेंज करना है फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट पे स्पीड के अकॉर्डिंग।
तो सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड है वो किसका है, रजिस्टर का। उससे थोड़ा सा कम जो है स्पीड है कैश मेमोरी, उससे थोड़ी कम रैम का, उससे कम हार्ड डिस्क और उससे कम सीडी रोम। तो आपका यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, DEBAC, बोले तो फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मालवेयर आर ट्रू। बोलता है ये तीन आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, किसके बारे में, मालवेयर के बारे में। बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मालवेयर के बारे में वो क्या है, ट्रू है। पहले समझते हैं मालवेयर क्या है, ठीक है, और फिर तीनों स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे। देखो मालवेयर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो इंटेंशनली डिजाइन किया गया, जो जानबूझ के डिजाइन किया गया टू कॉज डैमेज। जिसका मेन पर्पस क्या था, किसी के भी कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को या कंप्यूटर नेटवर्क को क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने के लिए। ओके, ए वाइड वैरायटी ऑफ malware type exist including कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, कई अलग अलग तरह के जो है मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, अवेलेबल है। ओके, अब अलग अलग तरह के जो है उनमें तीन जो है जो हमको पढ़ने हैं वो है कौन सा, सबसे पहले नंबर पर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक ऐसा मालवेयर है जो डिस्गाइज करता है इटसेल्फ से लेजिटिमेट, जो देखने में लगेगा कि ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, और वो पर्सन जो है, मतलब मान लो आप कंप्यूटर असेस कर रहे हो और आपके सामने एक सॉफ्टवेयर का पॉपअप आएगा, वो देखने में ऐसा लगेगा कि ये रियल सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक है, और जेन्युइन है। आप उसको जो है जैसे ही क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, तो फिर वो क्या करेगा, बहुत सारे मैलिशियस एक्शन जो है अपने आप परफॉर्म करना शुरू कर देगा आपके कंप्यूटर के अंदर, स्टील कर लेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अलाउ करेगा अनऑथराइज एक्सेस टू अफेक्टेड सिस्टम। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रोजन हाउस। दूसरे नंबर पे है वायरस। वायरस क्या है, वायरस भी एक तरीके का जो है वो क्या मालवेयर है, जो इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम, जो अपने आप से जो है वो किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या इंसर्ट हो जाएगा। इट रन एंड स्प्रेड इटसेल्फ, खुद से जो रन एंड स्प्रेड होता है व्हेन द प्रोग्राम इज ओपन। दिस कैन कॉज अ वायरस टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम। और वायरस जो है वो क्या करेगा, दूसरे प्रोग्राम को, दूसरे सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा ऑन द सेम कंप्यूटर, एज वेल एज इन्फेक्ट करेगा अदर कंप्यूटर व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज शेयर्ड। कई बार होता है ना कि किसी पेनड्राइव के अंदर जो है वो कोई वायरस आ गया, तो वो जो है जैसे वो पेनड्राइव किसी दूसरे सिस्टम में अटैच करते हो तो उस सिस्टम में भी वायरस आ जाता है। तो ये, और तीसरा जो है वो होता है वॉर्म। ये और भी खतरनाक है। वॉर्म जो है वो देखने में तो लगेगा वायरस जैसा, एक्सेप्ट इट डज नॉट नीड ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन। लेकिन इसको प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है रन करने के लिए। इंस्टेड ये अपने आप ही जो है वो क्या है, फैलता है, ऑफन थ्रू नेटवर्क और इंटरनेट। वंस इंस्टॉल, एक बार अगर आपने वॉर्म को इंस्टॉल कर लिया, ए वॉर्म कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मैलिशियस एक्शन सच एज स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉजिंग ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ पे मालवेयर के बारे में कुछ बात बता रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात ट्रू है। सबसे पहला बोलते ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो डिस्गाइज करता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल, जो देखने में कैसा लगेगा, एकदम लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के जैसे लगेगा, यस। फिर बोलता है वायरस इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम, बिल्कुल। इट रन एंड स्प्रेड इटसेल्फ व्हेन द प्रोग्राम इज ओपन, बिल्कुल। फिर बोलता है वॉर्म जो है इज सिमिलर है वायरस के जैसा, एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट नीड ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन। इसको जो है वो किसी प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं है रन करने के लिए, इट स्प्रेड बाय इटसेल्फ। ये बात भी एकदम के करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा सेकंड का वो क्या बनेगा जी, फोर्थ, कि तीनों की तीनों बातें अबाउट द मालवेयर इज ट्रू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल दे रखी है और यहाँ पे फाइल टाइप है, आपको जो है मैच करना है। वीडियो का जो है, वीडियो जो फाइल होती है उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है जी, आपका MP4। ओके, पॉडकास्ट जो होते हैं, ठीक है, इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है जी, आपका MP3। फोटोग्राफ का जो फाइल फॉर्मेट है वो है JPG, और स्प्रेडशीट का जो फाइल फॉर्मेट है वो है XLSV। तो आंसर जो आएगा थर्ड का, डेट इज द थर्ड। चलो आगे, अनिल ने डिसाइड किया कि वो यूज करेगा DVD RW एंड DVD R। ध्यान देना, बोलता अनिल एक पर्सन है, उसने ये डिसाइड किया कि वो यूज करेगा क्या, या तो DVD RW या DVD R को। DVD RW क्या है, DVD क्या होती है, बेसिकली DVD जो है वो है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और RW क्या, रीराइटेबल, जिसको आप एक बार जो आपने प्रोग्राम लिख दिया आप उसको जो है वो इरेज करके दोबारा से राइट कर सकते हो। और एक तो DVD R क्या होता है, ये रिकॉर्डेबल है। एक बार अगर आपने इसके अंदर प्रोग्राम को जो है या कोई भी फाइल अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो आप उसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते, उसी को दोबारा से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो DVD RW DVD R के बारे में यहाँ पे कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सबसे पहला बोलता है बोथ द, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बोलता है बोथ DVD R एंड DVD RW आर रीड ओनली। दोनों रीड ओनली क्या है सर, DVD R रीड ओनली है लेकिन RW जो है वो रीराइटेबल है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलता है DVD R कैन बी रिटन टू वंस ओनली। DVD R जो है वो एक ही बार जो है वो राइट की जाती है, ये बात एकदम के सही है।
डीवीडी आरडब्ल्यू कैन बी रिटन टू मेनी टाइम, डीवीडी आरडब्ल्यू जो है उसको इरेज करके जो है वो दोबारा से रीराइट कर सकते हो, यस। फिर बोलता है बोथ डीवीडी आर एंड डीवीडी आरडब्ल्यू कैन बी रिटन टू वंस ओनली, नहीं ये बात क्या है, गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या है, बी एंड सी बोलते हो सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टर्म्स ये लिखे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले लाइनक्स, लाइनक्स की अगर बात करें तो लाइनक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। फिर मोजिला फायरफॉक्स जो है वो क्या, अरे ये तो वेब ब्राउजर है, ओके। नोटपैड जो है वो क्या है, ये टेक्स्ट फाइल एडिटर है, और जेपीजी जो है वो क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो क्या, सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इमेज साउंड एंड वीडियो, क्या है, इमेज साउंड एंड वीडियो डेटा कैन बी क्रिएटेड इन ए नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट। इमेज को, साउंड को, वीडियो डेटा को आप अलग अलग फॉर्मेट के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्रेस फाइल फॉर्मेट, इनमें से कौन सा जो है वो कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कंप्रेस फाइल फॉर्मेट कौन सा है, तो देखो जेपीईजी, जेपीईजी जो है वो क्या है, ये आपका कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसको यूज करते हैं किसके लिए, फोटो के लिए, ग्राफिक के लिए, ठीक है। MP3 ये भी आपका जो है वो क्या है, एक फाइल फॉर्मेट, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है, जो यूज किया जाता है किसके लिए, स्टोर करने के लिए। म्यूजिक फाइल हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ऑडियो बुक हो गया। फिर मीडी जो है ये आपका कंप्रेस फाइल फॉर्मेट नहीं है। मीडी का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। इसको यूज करते हैं किसके लिए, कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजिक के लिए, ठीक है। फिर आएगा AVI, ये है ऑडियो टू वीडियो इंटरफेस, इसको यूज करते हैं एनिमेटेड शॉर्ट्स के लिए, ये भी आपका कंप्रेस फाइल फॉर्मेट नहीं है। और फिर आएगा MP4, ये कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है जो यूज करते हैं मूवीज के लिए, टीवी शोज के लिए एंड म्यूजिक वीडियोस के लिए, MP4। तो आंसर जो आएगा 6 का, दैट इज ABE बोल तो फर्स्ट। आगे व्हाट इज ई ताल, ई ताल जो है वो क्या है, ई ताल बेसिकली ना ये जो है गवर्नमेंट ने इसको एक वेब पोर्टल जो बनाया, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या डिसेमिनेट करता है ई ट्रांजैक्शंस, जो भी ई ट्रांजैक्शन स्टैटिक्स, जो ई ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो ट्रांजैक्शन हुई है उनका जो डेटा है उसको जो है वो क्या डिसेमिनेट करने का काम करता है नेशनल एंड स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे। तो जो भी स्टैटिक्स से जो भी डेटा है रिलेटेड टू ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, उसको जो है वो क्या करता है, वेब पोर्टल के ऊपर शो करने का काम करता है, उसको बोलते हैं ई ताल। तो आंसर आएगा थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ऑफ इंडिया। अब ये एडवांस कंप्यूटिंग ऑफ इंडिया ये बेसिकली ना एक सेंटर हमने बनाया था, इसके पीछे का पर्पस क्या था, देखो आओ, हमको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए था, तो हमने जो है वो क्या किया, 1987 के अंदर जो है हमने डिमांड किया यूएस से कि भाई हमको एक सुपर कंप्यूटर दे दो। यूएस ने ना हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा। और हमने पूछा क्यों, बोला नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो है वो क्या करोगे, उसका यूज करोगे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में। तो यूएस ने डिनाई कर दिया। अब भाई हमको सुपर कंप्यूटर चाहिए था, अब यूएस ने जैसे डिनाई किया ना, तो इंडियन गवर्नमेंट बोली चलो छोड़ो यार, हम खुद से कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिकली बॉडी का एस्टैब्लिश किया गया है जिसको बोलते हैं सीडैक। सीडैक जो है वो क्या है, इट वॉज क्रिएटेड इन नवंबर 1987 के अंदर इसको बनाया था। इनिशियली ये क्या था, इट इज ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन 1988 यूएस गवर्नमेंट ने जब अपने को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था टू सेल इंडिया ए क्रे सुपर कंप्यूटर ड्यू टू कंसर्न अबाउट द इंडिया यूजिंग इट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर इंडिया ने स्टार्ट किया डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन सुपर कंप्यूटर एंड सीडैक वाज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब उसके सीडैक के बारे में जो है वो आपको कुछ बातें बता रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है। पहला, This setup of the CDAC was to build supercomputer in context of denial of the import of supercomputer by US से, बिल्कुल सही बात है। CDAC जो है उसको बिल्ड इसीलिए कहते जब डिनाई करते थे यूएस ने अपने को सुपर कंप्यूटर देने के लिए, यस। फिर बोलता है क्या, बोलता है CDAC स्टार्ट बिल्डिंग इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग सोल्यूशन विद सेटिंग अप द GIST ग्रुप। ये बात जो है वो क्या है, ये बात भी आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो CDAC जो है उसने क्या किया, बिल्ड करना शुरू किया इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग सोल्यूशन विद सेटअप द GIST ग्रुप। इसका फुल फॉर्म क्या था, ग्राफिक एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। ये बात भी क्या करेक्ट है। फिर बोलता है ये जो सेंटर इसको स्टार्ट किया 1995 में, अरे सर 1987 में स्टार्ट किया था, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर जो आएगा 8 का वो क्या आएगा, A एंड B बोल तो फर्स्ट। Which of the following is the way to quickly access a favorite website बाय सर्विंग इट इन द योर ब्राउजर। मतलब अगर आपने कोई एक वेबसाइट थी उसको अगर आपने अपने ब्राउजर के अंदर जो क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो उसको अगर क्विकली आपने क्या करना, असेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आप उसको क्या कर दोगे, बुकमार्क कर दोगे। ऊपर देखते हो एक स्टार कैसे साइन आता है, तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो है वो क्या करेगा, आप उसको जो ब्राउज कर सकते हो। तो 9th का आंसर क्या आएगा, बुकमार्क।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज इलीगल, इनमें से कौन सा इलीगल या अनएथिकल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला, एक हॉस्पिटल है, उसने रिवील कर दिया क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेशेंट, ये एथिकल है या अनएथिकल है? सर अनएथिकल है। बताओ, पेशेंट की मर्जी के बिना ही जो है आपने पेशेंट से रिलेटेड कोई जो उससे रिलेटेड जो हेल्थ इंफॉर्मेशन थी वो क्या कर दी, आपने रिवील कर दी किसी के आगे, गलत है। तो ये क्या अनएथिकल है। दूसरा, ए स्टूडेंट यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विदाउट हैविंग द लाइसेंस, एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जबकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, ये भी अनएथिकल है। ए पर्सन स्टील कर रहा है अनदर पर्सन क्रेडिट कार्ड नंबर को, ये भी क्या अनएथिकल है। एक कॉलेज है जो यूज कर रहा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है जो कि क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑन ऑल इट्स 200 कंप्यूटर ऑन द कैंपस, तो ये क्या है कि ये अनएथिकल है? नहीं, ये अनएथिकल नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी, ए बी सी बोले तो थर्ड। और ये अनएथिकल क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दे रखे, एक स्टेटमेंट 1 और 2, ये है ब्लॉकचेन के बारे में। तो पहले आओ थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ब्लॉकचेन क्या है? एक डेटाबेस है। देखो डेटाबेस है तो इसका मतलब वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड क्या डिमांड किया गया उन सबका लिस्ट जो है ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ये जो ब्लॉक, जिनको ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स ऑर्डर किया गया उनको क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। और ये जो ब्लॉक्स हैं इनको लिंक किया जाता है यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ओके, हर ब्लॉक जो है इट कंटेन ए क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ए टाइम स्टैम्प एंड ट्रांजैक्शन डेटा। ए ब्लॉकचेन जो है वो क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पब्लिक डिजिटल लेजर है। दैट इज, ये क्या है, एक पब्लिक डिजिटल लेजर है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शंस को अक्रॉस मैनी कंप्यूटर, सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर रिट्रोएक्टिवली विदाउट द ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट ब्लॉक एंड द कंसेंसस ऑफ द नेटवर्क। तो जब तक नेटवर्क की कंसेंसस नहीं मिलेगा, सहमति नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ठीक है, जो क्या करता है, जो रिकॉर्ड जो है वो गूगल के ऊपर मान लो सर्च किया गया या मतलब कोई जो डेटा आपसे मांगा गया उसको जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करेगा, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। तो बोलता है ब्लॉकचेन क्या है जी, आओ सबसे पहले बोलता है ब्लॉकचेन जो है एक ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसको बोलते हैं ब्लॉक्स विच आर लिंक्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2 में क्या बोला है, ब्लॉकचेन विच आर रीडेबल बाय द पब्लिक आर वाइडली यूज बाय द क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी यूज करते हैं। यस, ये बात भी जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले बोल रहा है, बोला फ्री वाईफाई असेस टू एवरी सिटीजन, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को जो फ्री वाईफाई असेस जो है वो देंगे। इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव था क्या? नहीं सर, ये गलत है। फिर वो बोलता है आईसीटी एक पावरफुल अनेबलर है ऑफ द डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। ये बात जो है वो क्या एकदम ट्रू है। आईसीटी क्या है, एक पावरफुल अनेबलर है एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या, असर्शन तो क्या है आपकी फॉल्स है, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या ट्रू है। आगे बोलता है गिवन बिलो एक टिपिकल यूआरएल दे रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको दे रखा है जो आइडेंटिफाई करता है वेब पेज को, ठीक है, http:/book.com author index.html। तो होस्ट नेम book.com is converted into an IP address by dash server that is a database of matching name एंड एड्रेसेस एंड क्वेरी फॉर द एड्रेस। ये क्या है, ये है आपका डीएनएस, इसको बोलते हैं क्या, डीएनएस। तो डीएनएस सर्वर है, ठीक है, जिसके अंदर डेटाबेस है जो मैच करता है नेम और एड्रेस को। तो डीएनएस, डीएनएस बोल तो डोमेन नेम, डोमेन इन सर्वर, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, थर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस, इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस जो है आर कंसीडर्ड एज ओनली इनपुट, जिसको हम क्या मानते हैं, सिर्फ इनपुट डिवाइस मानेंगे, वो कौन सा है? स्पीकर इनपुट है सर, ये तो आउटपुट है। बारकोड रीडर इनपुट है। मॉडम क्या है सर, मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेटेड इनपुट आउटपुट दोनों ही है। ग्राफिक टैबलेट, जो टैबलेट है ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन जो है वो क्या इनपुट डिवाइस है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए डी एंड ई। BDE बोले तो फर्स्ट। यार इसके अंदर ना स्पीकर आपका आउटपुट है, बारकोड रीडर आपका इनपुट है, ठीक है, और माइक्रोफोन ये भी आपका इनपुट डिवाइस है,
BE, मोडम, इसको सही करो, इसका आंसर जो है वो आएगा BCE सेकेंड। चलो आगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन एक है रीजनिंग। सबसे पहले बोलता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग ये क्या कहानी है, पहले इसको समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है ये नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। जैसे अब देखो आप गाड़ी में बैठते हो, तो गाड़ी में आप बैठते ही जो है आपका जो मोबाइल है आप उसको कनेक्ट कर लेते हो अपने स्टूडियो के साथ में, ठीक है। एप्पल कारप्ले उसके अंदर जो है वो चलाते हो, है या नहीं है, ठीक है। ब्लूटूथ आप उसके अंदर जो है वो क्या कहते हो रन करते हो। आपके स्मार्ट वॉच जो है वो आपके फोन के साथ में क्या है, अटैच है। तो ये जो चीजें अलग अलग जो गैजेट्स आपके घर के अंदर जो है वो एलेक्सा है, आपके घर के अंदर जो है जो एसी है वो वाईफाई से आपके मोबाइल से जो वो क्या कनेक्ट है। तो ये सब चीजें, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से जो एक दूसरे से, ये सब गैजेट जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट विद सेंसर, कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, सेंसर है, ठीक है, प्रोसेसिंग एबिलिटी है, सॉफ्टवेयर है एंड अदर टेक्नोलॉजी है दैट कनेक्ट एंड एनहांस डेटा विद अदर डिवाइसेज एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट और द अदर कम्युनिकेटर नेटवर्क। इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है अपने को टू एड ए डिवाइस टू एन इनर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू मेजर एनवायरमेंटल पैरामीटर, जनरेट एसोसिएटेड डेटा एंड ट्रांसमिट देम थ्रू ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। IoT जो है वो क्या है, एक रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है इन विच, जिसमें डिमांड कंटिन्यूसली जो है वो क्या राइज हो रही है ड्यू टू वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हो रहा है किसका, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का, एंड द डिमांड फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, कनेक्टेड एसेट्स एंड मशीन सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब देखो क्या बोलता है, बोलता है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है एक रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू वाइड जो एप्लीकेशन, बिल्कुल। फिर बोलता है जो IoT है ना इज इनहेरेंटली इम्यून टू साइबर अटैक, बोलता है उसको साइबर अटैक नहीं आएगा, मतलब जो IoT है उस पर साइबर अटैक नहीं हो सकता। ऐसा है क्या सर, IoT पे कितने साइबर अटैक होते हैं, मतलब कितने सारी चीजें जो है वो क्या हैक हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा आपका हैक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, गलत है। इसके बारे में कुछ है, आओ देखते हैं। रीजन क्या था, बोलते IoT इज इनहेरेंटली इम्यून है टू साइबर अटैक के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, देखो IoT इज नॉट इनहेरेंटली इम्यून टू साइबर अटैक, द वल्नरेबिलिटी जो है ना IoT इट कम्स फ्रॉम रिस्क, ठीक है, इनहेरेंट बोथ इन द डिवाइसेस, क्योंकि रिस्क है कहां पे, दोनों चीजों में, डिवाइस में भी, ठीक है, और जिस तरीके से वो जो है वो क्या इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से, उन दोनों में क्या है, रिस्क है। तो कनेक्टेड डिवाइसेस से भी क्या है, रिस्क है। तो IoT डिवाइसेस आर डिजाइन टू कनेक्ट, सो द रिस्क एसोसिएटेड विद देम इज कंपाउंडेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क जो एसोसिएटेड IoT से वो क्या है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या, इनसिक्योर कम्युनिकेशन का। डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस आर सस्पेक्टेबल टू interception by third party. This could allow threat actor to access sensitive information like user password, credit card number, etc. During the first half of 2021, attack on IoT grew जो है वो लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है 100% से, while the previous 6 months के अंदर जो है इसका IoT का अटैक जो है वो इतने मिलियन अटैक हो चुका है। तो जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो एक बोला था, और क्या स्टेटमेंट बोला आपने कि IoT इज इनहेरेंटली इम्यून है साइबर अटैक के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, IoT के ऊपर जो है जो भी ये कनेक्टेड डिवाइस है उन पे बहुत सारे जो है वो साइबर अटैक हो रहे हैं। तो आंसर जो है वो क्या बनेगा कि आपका स्टेटमेंट जो है फर्स्ट तो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजनिंग आपका जो है वो क्या फॉल्स है, बोले तो थर्ड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कैश मेमोरी। अब बताओ कैश मेमोरी जो वो क्या है, सर कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, जो इंक्लूड होती है डिवाइस में क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैश मेमोरी। तो आंसर क्या है 4। तो इट इज ए हाई स्पीड मेमोरी दैट इज इंक्लूडेड इन द डिवाइसेस टू इंप्रूव द रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो है वो कैश मेमोरी जो है इंसर्ट की जाती है डिवाइसेस में। आगे दो स्टेटमेंट आपको दे रखे, सबसे पहले बोल रहा है स्टेटमेंट ए के अंदर क्या बोलता है, ई गवर्नेंस इस रिगार्ड एज ICT अनेबल सिस्टम इन अचीविंग द गुड गवर्नेंस। बोलता है ई गवर्नेंस जो हम लेके आए थे उसके पीछे का मेन मोटिव क्या था कि हम क्या करेंगे, गवर्नेंस के अंदर ICT सिस्टम को लाएंगे ताकि हमारी गवर्नेंस है वो अच्छी गवर्नेंस हो सके, ठीक है ना। ये बात एकदम क्या करेक्ट है कि गवर्नमेंट ने जो है वो ई गवर्नेंस को यूज इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको बढ़िया तरीके से जो है अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ई गवर्नेंस सिस्टम यूज किया ताकि जो है गवर्नमेंट सर्विसेज बढ़िया तरीके से लोगों को मिल भी सके और साथ में जो है लोगों को ज़्यादा वेट
वेट वूट भी ना करना पड़े, ठीक है ना, ये बात सही है। फिर बोलते हैं एम्पैथी इज वन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है ई गवर्नेंस का। एम्पैथी का ई गवर्नेंस से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? असर्शन जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग क्या? नॉट करेक्ट। आगे असर्शन में बोल रहा है, बोलता है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग मोडम जो है उस कंसीडर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। बोलता है मोडम को जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हम यूज करते हैं जी। मोडम जो है वो कैसे बनता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ये बात सही है। रीजन में बोलता है मोडम जो है वो सेंड करता है डेटा और रिसीव करता है डेटा एट द सेम टाइम। ये बात भी क्या? करेक्ट है। इसीलिए मोडम को जो है वो क्या इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस से वो ट्रीट किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ द असर्शन रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फर्स्ट। आगे बोलता स्वयं इनिशिएटिव जो शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। ऐसा है क्या सर? स्वयं जो है वो यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए आपने शुरू किया था? नहीं, तो ये नहीं है, गलत है ये, ठीक है। फिर बोलता है टैगलाइन जो है डिजी लॉकर का, डिजी लॉकर लोगो जो है वो उसका टैगलाइन क्या है कि माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। माई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो है यूर डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। तो ये भी क्या है? गलत है। तो आंसर क्या आएगा? दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आगे कंप्यूटर टर्म दे रखी है, डेफिनेशन आपको मैच करना है। स्पाईवेयर जो है वो क्या है? स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो अलाउ करता है यूजर को कि वो गेन कर सकता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन कंप्यूटर एक्टिवली। फायरवॉल जो है वो क्या होती है? बेसिकली फायरवॉल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ए नेटवर्क को बाय कंट्रोलिंग व्हाट डेटा कैन एंड कैन नॉट एंटर। ब्लूटूथ की अगर बात करें तो ये क्या है? ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो क्या है? एक अटैक है नेटवर्क के ऊपर विच इन्वॉल्व फ्लडिंग द नेटवर्क विद यूजलेस ट्रैफिक। तो आंसर जो आएगा 20 का वो क्या आएगा? 4। आगे बोलता स्टूडेंट इन ए क्लास, एक स्टूडेंट था क्लास के अंदर न्यू दिल्ली, कई सारे स्टूडेंट्स हैं न्यू दिल्ली की क्लास में, हैविंग कम्युनिकेटिंग विद ए क्लास इन चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ में जो है वो कोई क्लास चल रही थी, उसके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे थे। दी टू क्लासेस फाइंड दैट, जो उन क्लासेस ने ये पाया कि इमेज जो है जो वो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम ईच अदर ओकेशनली वो फ्रीज हो रही है 30 सेकेंड तक बिफोर द वीडियो कंटिन्यू। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सोल्व हो सकती है? तो अगर आप अपनी बैंडविड्थ को जो है वो क्या करते हो? इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अगर आपका जो है वो क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो समस्या है क्या हो जाएगी? सुलझ जाएगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या? इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ। आगे असर्शन बोलती है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इज ए एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिएट डॉक्यूमेंट, जिसको यूज करते हैं किसके लिए? हाइपरमीडिएट डॉक्यूमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या बोलता है? बोलता है HTTP को डिजाइन किया गया फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ये बात भी एकदम क्या सही है। तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? फर्स्ट। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रखी है टर्म्स और यहाँ पे डेफिनेशन है, आपको जो क्या करना है? मैचिंग करना है। सबसे पहले जीपीएस। जीपीएस क्या है? जीपीएस एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो अलाउ करता है यूजर को डिटरमाइन करने की एग्जैक्ट लोकेशन। इंटरनेट जो है वो क्या होती है? इंटरनेट बेसिकली जो है अगर बात करें एक प्राइवेट नेटवर्क होता है या प्राइवेट वेबसाइट है जो अवेलेबल है ओनली टू द मेंबर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ब्लूटूथ की अगर बात करें तो ये क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। और HTTP की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज किया जाता है सेंड एंड रिसीव करने के लिए वेब पेजेस को। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? फर्स्ट। आगे कंप्यूटर टर्म देखिए डिस्क्रिप्शन है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है इट कैरी आउट ऑपरेशन सच एंड और ऑपरेशन एंड और नोट ऑपरेशन के लिए जो है वो ALU को हम यूज करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करती है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट जो है वो फैच करती है एंड मैनेज करती है एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इन टर्न। उनको जो है वो क्या करती है? हर इंस्ट्रक्शन को मैनेज करने का काम करती है। रैम के बारे में अगर बात करें तो ये क्या? ये स्टोर करता है पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली इन यूज। और रीड ओनली मेमोरी जो है ये क्या करती है? ये स्टोर करती है बूटस्ट्रैप लोडर एंड बायोस को। जो बेसिक इनपुट आउटपुट्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम होते हैं उनको क्या करता है? ये स्टोर जो है टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है, उसको बोलता है रोम। तो आंसर जो आएगा 24 का, डेट इज द थर्ड। और ICT का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो आ रहा है, ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग ईमेल फील्ड इन ईमेल सॉफ्टवेयर टू। एक ईमेल जो है वो भेजा गया टू ravi@gmail.com को, ठीक है। उसका कार्बन कॉपी किसको किया गया? rajan@gmail.com एंड raj@gmail.com को। और जो उसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो भेजा गया, वो BCC किया गया किसको? rakesh@gmail.com को। तो बोलता कौन सा ऐसा रिसिपिएंट है जो एबल है टू सी ऑल अदर रिसिपिएंट? इनमें से रवि है, राजन है, राज है, राकेश है, इनमें से कौन सा ऐसा रिसिपिएंट है जो सभी रिसिपिएंट को जो है वो देख सकता है? तो वो कौन है? जो ब्लाइंड
कार्बन कॉपी वाला, जो है कौन है, BCC। तो BCC इज द राकेट। ओके जी, लो जी, ये हमारे 25 MCQs हमने कंप्लीट किया किसका, ICT का, बढ़िया वाला, और इसको बढ़िया से निपटाइए। और अब हम आज का इस वीडियो का आखिरी जो हमारा सेक्शन है, डेट इज द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अब आइए हम उसको कंप्लीट करते हैं। ओके चलो शुरुआत करते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। चलिए अब जो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट यूनिट को, डेट इज अ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है, ये बोलता है असर्शन में सोइल पोल्यूशन ड्यू टू डिटर्जेंट, बोलता है डिटर्जेंट्स की वजह से जो सोइल पोल्यूशन हो रहा है, जो अफेक्ट करता है रूट ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो हमारे प्लांट है, ठीक है, उनकी जड़ों को जो है वो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या उसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे डिप्रेस हो रही है ग्रोथ ऑफ द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात सही है गलत है? एकदम सही है सर, करेक्ट है ये बात तो, कि डिटर्जेंट की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, सोइल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर रीजन बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ द डिटर्जेंट इन सोइल मेक द सोइल मोर एसिडिक, बोलता है डिटर्जेंट्स का सोइल के अंदर प्रेजेंट होने से सोइल और भी एसिडिक हो जाती है। नहीं सर, ये बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट अलग अलग तरह के होते हैं, उनका कंपोजिशन अलग अलग तरह होता है। कुछ ऐसे डिटर्जेंट हैं जिनकी वजह से सोइल एसिडिक होती है, लेकिन कुछ की वजह से नहीं होती। तो ये बात पूरी तरह से बोलना कि डिटर्जेंट का प्रेजेंस होना इन द सोइल मेक द सोइल मोर एसिडिक, ये क्या है, गलत है। तो आंसर जो है वो क्या है इसका, थर्ड। असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, नॉट करेक्ट। इसके बारे में कुछ लिखा है और थोड़ा पढ़ते हैं एक बार। डिटर्जेंट्स जो हैं इट कंटेन सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट के अंदर जो है वो क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स होते हैं डेट क्या है नेगेटिव इंपैक्ट, जिनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है किस पे, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एंड द प्लांट ग्रोथ पे। सोइल पोल्यूशन ड्यू टू द डिटर्जेंट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है फॉर द हेल्थ एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिटर्जेंट कंटेन सर्फेक्टेंट वेयर विच आर सरफेस एक्टिव एजेंट, सर्फेक्टेंट क्या होता है, जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो डिसरप्ट करते हैं नेचुरल सोइल स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री को। तो सर्फेक्टेंट जो है वो क्या है, डिटर्जेंट्स हैं, कैन इंटरफेयर विद द अपटेक ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट बाय द रूट ऑफ द प्लांट लीडिंग टू रिड्यूस द रूट ग्रोथ एंड डिक्लाइन इन द वाटर इन द प्लांट हेल्थ। एडिशनली अगर बात करें तो सर्फेक्टेंट जो है वो क्या डिटर्जेंट है, कैन ऑल्सो टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ता है ऑन द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जो डिप्रेस करता है ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोइल। तो ये बात एकदम क्या सही है। लेकिन अब जो है वो बात करते हैं किसके बारे में, कि क्या अगर जो डिटर्जेंट है अगर वो आपके सोइल में आएंगे तो उसको और भी एसिडिक कर देंगे। अब उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। बोलते हैं इफेक्ट ऑफ द डिटर्जेंट ऑन सोइल पीएच लेवल जो है वो क्या होता है कि कितनी एसिडिक है, ठीक है, द बेसिक वाटर इज हाउ एसिडिक द बेसिक वाटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो उसको नापते हैं पीएच लेवल से, ठीक है ना। तो पीएच लेवल बेसिकली बताएगा कि आपका जो पानी है, ठीक है, ये जो आपकी जमीन है वो कितनी एसिडिक है, ठीक है। तो इफेक्ट जो है डिटर्जेंट का ऑन द सोइल कैन वेरी कर द डिपेंड ऑन द टाइप के ऊपर ऑफ द डिटर्जेंट एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं दैट मेक द सोइल मोर एल्कलाइन, ठीक है, और कुछ डिटर्जेंट ऐसे हैं जिनका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता सोइल पीएच पे। तो रिलेशनशिप जो है ना बिटवीन डिटर्जेंट एंड द सोइल पीएच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिपेंड करता है ऑन मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द डिटर्जेंट एंड द सोइल, द अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट यूज एंड द लेंथ ऑफ द टाइम दैट इज डिटर्जेंट हैज बीन कॉन्टैक्ट विद द सोइल। तो सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना, क्या बोल देना कि भाई डिटर्जेंट अगर जो है वो क्या है, प्रेजेंस है सोइल में, तो वो सोइल को एसिडिक कर देंगे, तो ये बात पूरी तरह से जो है वो क्या है, गलत है। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। चलो सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, जो पहला कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का 2008 से 2012 का जो पीरियड था, तो कितने ग्रीन हाउस गैसेस उसके अंदर कवर किया गया, तो उसके अंदर टोटल मिला के जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो कवर किया गया था, जिसमें बोला गया था कि इसको हम जो है उनके एमिशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और वो कौन कौन सी थी, तो ये याद करके जाना, पेपर के अंदर आ सकता है कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और पल्फ्लूरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये लर्न करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2050, बाय द ईयर 2050। ये बात सही है गलत है? पहले सर ये तो बताओ ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जो है वो क्या, एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जब यहां से जब ग्रीन हाइड्रोजन को हम बनाते हैं ना, तो ओनली जो है वो क्या होता है, सिर्फ वाटर वेपर जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसीलिए एनवायरनमेंट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पढ़ते हैं, देखो इट इज ए पोटेंशियल, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसके अंदर पोटेंशियल है
क्या क्या पोटेंशियल है, टू रिप्लेस कर सकता है ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स को इन मैनी सेक्टर। की एडवांटेज जो है हाइड्रोजन का ओवर द फॉसिल फ्यूल वो क्या है, इज दैट व्हेन इट इज बर्न, जब हाइड्रोजन को आप क्या करते हो, बर्न करते हो, इट ओनली प्रोड्यूस वाटर वेपर, तो ये सिर्फ और जो है वो क्या करता है, वाटर वेपर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, मेक इट ए क्लीन एनर्जी सोर्स, जो क्या बनाता है, एक क्लीन एनर्जी सोर्स बनाता है। तो असर्शन में क्या बोलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल बी क्रिटिकल है फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। अगर आपने कार्बन को क्या करना है, न्यूट्रल करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है कार्बन से, मतलब कार्बन को एमिट नहीं करना, तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम ओके है। रीजन में बोल रहा है एनर्जी कंटेंट जो होता है ना हाइड्रोजन गैस में इज मच हाइयर देन द कोल, ये बात भी एकदम क्या सही है कि एनर्जी कंटेंट जो है हाइड्रोजन का उसमें बहुत ही हाइयर होता है, किससे, कोल से। जब आप कोल को अगर बर्न करेंगे तो वहां से जो एनर्जी मिलेगा, और जब हाइड्रोजन को बर्न करेंगे वहां से जो एनर्जी कंटेंट होगा वो बहुत ही क्या होगा, हायर होगा हाइड्रोजन का, ये बात भी सही है। लेकिन रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि रीजन ये इतना मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो इस बात को जो है वो बोल दे कि हाँ ग्रीन हाइड्रोजन इज द बेस्ट, ऐसा, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों के दोनों असर्शन रीजनिंग तो ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है देख लेना एक बार। चलो अब एक की कंपोनेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन जो हमने चलाया था ग्रामीण एरिया के लिए, तो वहां पे SLWM ये किसको स्टैंड करता था, तो SLWM जो है वो क्या था, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट आगे ग्लोबल वार्मिंग जो है इज एट्रीब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग जो है इज एट्रीब्यूट किसकी वजह से हो रहा है, मतलब अब जब पहले भी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट ओवरऑल टेम्परेचर, जब अपने प्लेनेट का अर्थ का जो है वो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है किसकी वजह से हो रहा है, कुछ गैसेस का एटमॉस्फेयर में होने की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मीथेन, यस मीथेन की वजह से हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड नो, सरफेस ओजोन, ओजोन की वजह से यस, नाइट्रोजन ऑक्साइड नो, कार्बन डाइऑक्साइड यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मीथेन, सल्फर ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिफ्थ का जो आंसर बनेगा वो डेट इज द सेकंड। आगे सिक्स्थ, मैच करना, आपको टाइप ऑफ वेस्ट दे रखा है और एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहला म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो क्या है जी, आपका डिमोल्यूशन जो वेस्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट की बात करें तो ये क्या, ई वेस्ट हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब सिरिंज होगी, ये सब जो हॉस्पिटल से ये निकलते हैं तो ये बायोमेडिकल। और एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या हो गया, जो स्ट्रोज होते हैं वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। तो आंसर जो बनेगा सिक्स का वो सेकेंड। आगे ग्रे वाटर कंसिस्ट, ग्रे वाटर क्या होता है, देखो जो हाउस होल्ड के अंदर मतलब जो घरेलू जब साफ सफाई करते हैं, ठीक है, तो वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज हाउस होल्ड वेस्ट वाटर दैट कम्स फ्रॉम शावर, लॉन्ड्री वाटर, बाथ वाटर एक्सेट्रा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर में क्या क्या आएगा, तो ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ किचन वेस्ट वाटर आएगा क्या, हाँ जी सर ग्रे वाटर का पार्ट है। वेस्ट वाटर कंटेन फैकल मैटर नहीं, वेस्ट वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, बाथरूम वेस्ट वाटर जो है ये इसका पार्ट है। वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ऑफ नहीं सर, ये ग्रे वाटर का पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा सेवंथ का वो क्या बनेगा, फोर्थ, ए एंड डी। आगे एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट है किसका, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो देखो अगर आप जो है वो क्या करते हो, जो वेस्ट वाटर है उसको अगर आपने क्या करना है, आपने उसको जो ठीक करना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को जो है वो क्या, इसको अगर आपने प्रोसेस करना है तो वो कैसे करते हैं, तो आपको बताना है केमिकल। देखो ये सब मेथड्स हैं, ये सब मेथड है जिसके माध्यम से आप लोग जो है वो क्या करते हो, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट कौन सा है, तो केमिकल ट्रीटमेंट है आपका न्यूट्रलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो है ना केमिकल को ऐड करते हैं, ठीक है, टू एडजस्ट करने के लिए पीएच लेवल ऑफ द वेस्ट वाटर, दैट इज दिस इन्वॉल्व एडिशन ऑफ द एसिड और अल्कलाइज डिपेंड ऑन द इनिशियल पीएच ऑफ द इन्फ्लुएंट, ठीक है ना। तो केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का, तो वो है जी आपका न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें क्या होगा, एडिशन करते हैं केमिकल्स को, केमिकल को ऐड करते हैं एडजस्ट करने के लिए पीएच ऑफ द वेस्ट वाटर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन दे रखी है आपको, बोलता फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसकी वजह से आई इरिटेशन होती है, ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलता है फोटोकेमिकल स्मोक हैज ओजोन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बात भी एकदम क्या सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड। आगे विच रीजन ऑफ द इंडिया एक्सप्लेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन, ये तो आप भी बोल दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन जो है वो किस रीजन में आ रहे हैं, ईस्ट कोस्ट में। आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी आर करेक्ट। देखो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या कि बहुत सारे अपने यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जो है वो आपको जो है वो पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ बातें बोल रखी है, आपको बताना कौन सी बात जो है वो क्या है करेक्ट है। पहला, बायोडाइवर्सिटी जो है वो सपोर्ट करता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन एक्टिविटी ने जो है वो शार्पली इंक्रीज किया स्पेसिफिक एक्सटेंशन कि लगातार जो है बहुत सारी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, यस। फिर बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज नो एडवर्स इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, अगर पेड़ जो है या फिर जो जंगल है वो अगर खत्म होंगे तो क्या उसका बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये क्या है, गलत है। अबाउट 70% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज आर इनवर्टिब्रेट्स, ये बात भी एकदम क्या सही है कि लगभग 70% से भी ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, ये बात भी सही। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, ए, बी एंड डी। आगे आइडेंटिफाई करें मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। ये आपको चार जो है ये आपको पॉइंट बता रखे हैं, इनमें से आपको बताना है मेजर सोर्स जो है मीथेन एमिशन का वो किस वजह से होता है। जैसे होता है ना कि लैंडफिल करते हैं तो बदबू आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो लैंडफिल हो गया। ठीक है, माउंटेन रिवर्स नहीं, इसकी वजह से नहीं, यहाँ पे मीथेन एमिशन नहीं होता क्योंकि वो चलते रहता है। पैडी फील्ड जो होती है जहाँ पे बेसिकली चावल की खेती करते हैं तो वहाँ से जो है वो मीथेन एमिट होता है। वेटलैंड्स होती हैं वहाँ से भी मीथेन क्या होता है, एमिट। जहाँ दलदल होता है वहाँ से वेटलैंड जो वेटलैंड है तो वहाँ से भी जो क्या होता है, मीथेन एमिट होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, सी एंड डी बोले तो फोर्थ। चलो नेक्स्ट, लिस्ट 1 में दे रखा है ऑब्जेक्टिव या प्रोविजन और लिस्ट 2 में दे रखा है इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, आपको मैचिंग करना है। एमिशन ट्रेडिंग जो है वो किस में बात किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल में। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात जो है वो की गई थी किसमें, रियो समिट में। क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की जो बात है वो की गई किसमें, इंटरनेशनल सोलर लाइंस में। और इंटेंडेड नेशनलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन की बात किया गया कहाँ, पेरिस एग्रीमेंट। तो 13 का आंसर जो है वो क्या आएगा, सेकेंड। चलिए आगे, बोलता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को एनविसेक किया गया कि हम रिड्यूस करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2010। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, सर मिलेनियम नहीं थे ये, तो ये तो क्या है, गलत है। फिर बोलते हैं देयर आर 8 MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टोटल मिला के 8 थे, ये बात क्या है, ट्रू है। तो 14 का आंसर क्या आएगा, फोर्थ। फर्स्ट आपकी फोर्थ है लेकिन सेकेंड आपकी ट्रू। आगे आइडेंटिफाई करो ऐसे हजार्ड्स को डेट अकर ओनली ड्यू टू नेचुरल रीजन, वो हजार्ड्स जो ओनली नेचुरल रीजन के कारण जो है वो अकर होते हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहला फॉरेस्ट फायर, ये तो सर मैन मेड भी है, तो ये ओनली नेचुरल रीजन की वजह से जो है वो नहीं होता, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद वोल्केनो, ये ओनली नेचुरल रीजन की वजह से होता है, यस। फिर साइक्लोन ये भी ओनली नेचुरल रीजन की वजह से होता है, यस। फिर फ्लड, सर ये नेचुरल रीजन की वजह से भी हो सकता है और ये मैन मेड भी हो सकता है, अगर बांध को टूट गया तो भी जो है वो बाढ़ आ सकती है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा 15 का डेट इज ओनली बी एंड सी, बोल दो सेकेंड। आगे 16, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सी गैस का जो है मतलब बढ़ते क्रम के अंदर बताना है कि किस गैस का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो लगातार क्या मतलब बढ़ते क्रम के अंदर आपको गैस को जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे कम इनमें से जो है सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है जी, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। इसके बाद जो है वो आगे फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसके बाद और कंट्रीब्यूशन किसका है, मीथेन का। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इनमें वो किसका है जी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आंसर जो आएगा CBAD बोल तो सेकेंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अब क्या ग्लोबल कूलिंग, तो ग्लोबल कूलिंग के लिए कौन कौन से जो है वो इसके अंदर गैसेस जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लोबल कूलिंग के लिए जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है और ये ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है, ये दोनों स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर और जो आपका सल्फेट एरोसोल्स है, ये दोनों बेसिकली जो है वो क्या है आपके रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल कूलिंग के लिए। ठीक है ना, तो आंसर बी एंड डी याद करके जाना इसको तो। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। लाइफ ऑन द लैंड ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जीरो डिफोरेस्टेशन ये नहीं है। क्लीन वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्लीन एयर ये नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड डी बोल तो थर्ड। आगे, द ओनली एनर्जी सोर्स विच इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू सन, इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो सन से रिलेटेड नहीं है, वो कौन सा है, वो है जी बताओ, हाइड्रो सन से रिलेटेड है, टाइडल सन से रिलेटेड, विंड सन से, जियोथर्मल ये जो है सन से रिलेटेड नहीं है। तो 19 का आंसर क्या आएगा, 4।
और लास्ट क्वेश्चन आज का वो है क्या, प्रोटोकॉल और सबमिट दे रखे हैं, उनके थीम बता के आपको मैचिंग करना। सबसे पहला पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्या, वो उसमें बात किया गया किसके, आईएनडीसी के बारे में बोले तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो बताया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें एमिशन ट्रेडिंग की जो है वो बात की गया। रियो डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की बात किया गया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बात किया गया था किसका, ओजोन डिप्लीशन का। तो 20 का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड। ओके जी, लो जी, ये 20 क्वेश्चन जो थे हमने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, इसको भी हमने कंप्लीट किया। बढ़िया तरीके से आप इसको निपटा लेना, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख जाना, और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो उसको जरूर देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना जी। चलो अब ये क्वेश्चन को एक बार लगाओ आप जल्दी से, ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले जरूर लगा के जाना एक बार, ठीक है ना। ओके हाँ जी, तो अपना आज के जो हमारा टारगेट था डेट इज 4 यूनिट के एमसीक्यूज अपने डिस्कस करने थे, वो हम लोगों ने जो वो कर लिए। तो आज हमने हायर एजुकेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस किया, मैथमेटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज को हमने जो है वो डिस्कस किया, इसके बाद में हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और आईसीटी। तो अपने ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात देखते हैं कि 5 एमसीक्यूज, 5 यूनिट के एमसीक्यूज हम पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, 4 हमने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, तो पूरा 9 यूनिट्स के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया। डीआई का सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो कंप्लीट पेपर नंबर 1, एंटायर पेपर नंबर 1 2 वीडियोस के अंदर हमने जो है वो कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और प्लस में अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके हाँ जी, तो अपना कंप्लीट हो गया पेपर नंबर 1। अब जाओ और जाके फाड़ गया पेपर को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। आपको सब कुछ आता होगा, बस सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन जब भी पढ़े तो एकदम माइंड को खोल के पढ़ना, ठीक है ना, हबड़ दबड़ नहीं करना। बढ़िया तरीके से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि आंसर भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। बस आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है ना, है या नहीं है। यस, तो आपको बस सिंपली जो है वो क्या है कि बस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करना, उसको जो सोल्व करोगे अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। बढ़िया तरीके से जो है पेपर करके आइए और चीर फर करके आना, ठीक है ना। हाँ जी सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।